नमस्कार। आज हम भारत की दो बहुत अहम भाषाओं पर बात करने वाले हैं, हिंदी और मराठी। अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई इनमें से पुरानी कौन सी है और साहित्य के लिहाज से कौन ज्यादा समृद्ध है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, तो चलिए इन्हीं के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखते हैं इतिहास, साहित्य और जो भी प्रमाणित स्रोतों में मिलते हैं वो क्या कहानी बताते हैं। कोशिश रहेगी कि तथ्यों को ठीक से परखें। तो शुरू कहाँ से करें? उत्पत्ति से? इन भाषाओं की जड़ें कहाँ हैं? हाँ, देखिए, जो जानकारी है हमारे पास उसके हिसाब से मराठी का ताल्लुक महाराष्ट्र प्राकृत से जुड़ता है। ये प्राकृत का वो रूप था जो आप कह सकते हैं 8वीं-9वीं सदी के आसपास महाराष्ट्र वाले इलाके में चलता था। अच्छा। और पहला जो प्रामाणिक लिखित ग्रंथ मिलता है वो है लीला चरित्र, करीब 1278 ईस्वी का। और फिर जल्दी ही 1290 में संत ज्ञानेश्वरी की ज्ञानेश्वरी आ जाती है। ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। 13वीं सदी के आखिर में मतलब। और हिंदी का क्या हिसाब है? स्रोत क्या बताते हैं? उसकी टाइमलाइन अलग है क्या? हिंदी का विकास अपभ्रंश से माना जाता है, मतलब वो भाषा ने जो प्राकृत के बाद आई। शुरुआती नाम तो 9वीं सदी के सरहपा का भी आता है, पर उनकी रचनाएं अपभ्रंश में, वो सीधी सीधी हिंदी नहीं जिसे हम आज जानते हैं। साहित्यिक हिंदी, खासकर जो खड़ी बोली पर आधारित है, उसका रूप ज्यादा साफ तौर पर 12वीं-13वीं सदी में दिखता है। जैसे विद्यापति हुए, अमीर खुसरो हुए, इन दस्तावेजों में इनका जिक्र है। अच्छा, तो अगर हम सिर्फ उपलब्ध लिखित साहित्यिक सबूतों को देखें, जो ग्रंथ मिले हैं, तो क्या ये कह सकते हैं कि मराठी का दस्तावेजीकरण हिंदी से कुछ पहले हुआ? हाँ, देखिए, प्रामाणिक साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर तो यही लगता है, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। पर ये याद रखना भी जरूरी है कि भाई बोलने चालने की परंपरा तो शायद दोनों की बहुत पुरानी रही होगी। हाँ, वो तो है। उसकी कुली पक्की तारीख मिलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, लिखित साक्ष्य जो पुख्ता हैं वो मराठी के पहले दिखते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा साहित्यिक समृद्धि की बात करें। इन स्रोतों के मुताबिक दोनों भाषाओं के पास क्या खजाना है, क्या खास है? हाँ, ये पहलू तो बहुत ही दिलचस्प है। मराठी साहित्य पर आप देखेंगे तो संत कवि आंदोलन का बहुत गहरा असर है। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, इन संतों ने भक्ति और समाज सुधार, इन विषयों को बहुत प्रमुखता दी। हाँ, संत परंपरा तो बहुत मजबूत रही। बिल्कुल। और नए जमाने में भी पूलर देशपांडे, वीसा खांडेकर जैसे बड़े लेखक हुए जिन्होंने बहुत अलग अलग विषयों पर लिखा। अच्छा, और हिंदी साहित्य के बारे में जो वर्णन मिलता है वो कैसा है? क्या उसकी दिशा भी ऐसी ही थी या कुछ अलग? हिंदी साहित्य का रास्ता थोड़ा अलग सा दिखता है, खासकर उसका जो काल विभाजन किया जाता है, आदिकाल, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। ये काफी स्पष्ट है। हाँ, ये विभाजन तो पढ़ा है। भक्तिकाल में तो जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीर, क्या गजब के कवि हुए। भक्ति भी है, दर्शन भी है, समाज पर टिप्पणी भी है। फिर रीतिकाल आया जिसमें श्रृंगार रस, काव्य का सौंदर्य, वो सब प्रमुख हो गया, बिहारी जैसे कवि। और फिर आधुनिक काल में प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा, इन लोगों ने सामाजिक सच्चाई, राष्ट्रवाद, इंसान की भावनाएं, इन सबको आवाज दी। यानी है तो दोनों ही साहित्यिक तौर पर बहुत धनी, अपनी अपनी खासियत के साथ। लेकिन जैसा आपने कहा, स्रोतों के हिसाब से हिंदी में समय के साथ विषयों और शैली का बदलाव ज्यादा साफ तौर पर बटा दिखता है। बिल्कुल, ये एक नोट करने वाली बात है। दोनों की अपनी एक शानदार साहित्यिक यात्रा रही है, इसमें कोई शक नहीं। और आज के समय में इनका इस्तेमाल और पहुंच वो कैसी है, क्या जानकारी मिलती है? देखिए, भाषा वैज्ञानिक सर्वे और जनगणना के आंकड़े अगर देखें तो हिंदी भारत की राजभाषा है। इसके बोलने वाले अंततः 50 करोड़ से भी ज्यादा हैं। हाँ, काफी बड़ी संख्या है। मीडिया में, बॉलीवुड में, पढ़ाई लिखाई में, सरकारी काम में इसका इस्तेमाल बहुत फैला हुआ है। ये एक बड़ी संपर्क भाषा बन गई है। और मराठी? मराठी मुख्य रूप से महाराष्ट्र की राजभाषा है। इसके बोलने वाले भी कम नहीं, करीब 8 करोड़ से ज्यादा हैं। साहित्य तो है ही मजबूत, पर जैसा कि स्रोत बताते हैं, मराठी थिएटर मतलब नाट्य परंपरा, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत प्रभावशाली। वो उसकी सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, हाँ, मराठी नाटक तो काफी मशहूर है। बिल्कुल। तो यहाँ एक दिलचस्प तुलना देखती है। हिंदी का फैलाव बहुत ज्यादा है पूरे देश में एक तरह से, वहीं मराठी का अपने क्षेत्र महाराष्ट्र में सांस्कृतिक असर बहुत गहरा है, खासकर साहित्य और थिएटर के जरिए। अब भाषा की अपनी बनावट, उसकी प्रकृति पर आते हैं। क्या स्रोत जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का वो पुराना सर्वे था या और स्टडीज, वो इनके स्वभाव के बारे में कुछ बताते हैं कि कोई ज्यादा लचीली है या जटिल है? हाँ, कुछ भाषाविद ऐसा मानते हैं कि हिंदी अक्सर एक ज्यादा लचीली भाषा की तरह सामने आई है।
इसका व्याकरण तुलनात्मक रूप से थोड़ा सरल माना जाता है और इसने ना कई बोलियों और लोक भाषाओं से शब्दों और अंदाज को आसानी से अपना लिया है। शायद इसी वजह से इसका फैलाव भी आसान हुआ। अच्छा, और मराठी की बनावट उसके बारे में क्या कहा गया है? मराठी का व्याकरण अक्सर ज्यादा नियमों में बंधा हुआ, ज्यादा सुसंगत माना जाता है। पर हाँ, हिंदी की तुलना में शायद थोड़ा जटिल भी। कुछ विश्लेषण उसे ज्यादा गूढ़ या कहिए संरचनात्मक रूप से ज्यादा जटिल और शास्त्रीय मानते हैं। हो सकता है इसी मजबूत ढांचे ने इसकी अपनी खास पहचान बनाए रखने में मदद की हो, सदियों तक। तो इस सारी बातचीत को अगर समेटें तो मुख्य बात क्या निकल कर आ रही है? देखिए, जो दस्तावेज हमने देखे उनका सार यही लगता है कि लिखित ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर मराठी का साहित्यिक रूप पहले दिखाई देता है और ये महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान से बहुत गहराई से जुड़ी हुई एक बेहद समृद्ध भाषा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हिंदी? तो वही हिंदी अपने लचीलेपन और ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने की क्षमता के कारण आज के भारत की एक मुख्य संपर्क भाषा, एक जनभाषा के रूप में उभरी है। उसका विस्तार बहुत ज्यादा है। तो मतलब एक में ऐतिहासिक गहराई और क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान दिखती है, तो दूसरी में व्यापकता और पूरे भारत को जोड़ने वाली भूमिका। शायद ये कहना ठीक नहीं कि कौन बड़ा या छोटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों ही भारत की भाषाई विविधता का हमारी आत्मा का एक जरूरी हिस्सा हैं। सही कहा। बिल्कुल। और श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत की जो ये मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान बनी है, उसको बनाने में इन बड़ी भाषाओं और सिर्फ यही नहीं, भारत की सभी भाषाओं के बीच जो लगातार एक संवाद चलता रहा है, एक दूसरे पर असर पड़ता रहा है, उसकी भूमिका कितनी अहम है और भविष्य में ये रिश्ता कैसा हो सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।